नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक और विश्लेषण बड़ी खबरों का। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। 2.5 महीने में अपने दूसरे प्रमुख की मौत से हमास में हड़कंप। याह्या सिनवार की मौत को इजरायली प्रधानमंत्री ने बताया संघर्ष के अंत का आगाज। हमास ने कहा लड़ाई बंद होने पर ही छोड़ेंगे इजरायली बंधक। दक्षिण लेबनान में तेज हुई आमने सामने की लड़ाई। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले। दक्षिणी लेबनान को खाली करने का इजराइल ने फिर दिया निर्देश। उत्तरी इजराइल में भेजी गई अतिरिक्त सेना। यूक्रेन युद्ध में हजारों सैनिक भेजने के उत्तर कोरिया के कथित फैसले से कोरियाई प्रायद्वीप में भारी तनाव। दक्षिण कोरिया ने कदम को बताया सुरक्षा संबंधी गंभीर खतरा। राष्ट्रपति ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में किया मंथन। और पाकिस्तान में नहीं थम रहा है छात्रा के कथित रेप को लेकर भड़का आक्रोश। गहराई सरकार ने बंद किए पंजाब प्रांत के कॉलेज। सरकार बता रही घटना को मात्र अफवाह। अब तक सैकड़ों युवा गिरफ्तार। और सबसे पहले बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध की। इजराइल में गुरुवार 18 अक्टूबर को जश्न का माहौल रहा, क्योंकि इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर 2023 के आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हमास चीफ याह्या सिनवार को ढेर कर दिया। आईडीएफ ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को टारगेट करते हुए एयर स्ट्राइक की, जिसमें सिनवार समेत हमास के 3 आतंकवादियों की मौत हो गई। सिनवार की मौत की पुष्टि डीएनए टेस्ट के आधार पर हुई। सिनवार की इजराइल हमास युद्ध में बेहद अहम भूमिका रही थी। पूरे 1 साल गाजा की खाक छानने के बाद आखिरकार इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले के सबसे बड़े गुनहगार याह्या सिनवार को ढूंढकर खत्म कर दिया। 7 अक्टूबर के हमले में लगभग 1200 बेगुनाह लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद से ही सिनवार गाजा में फैले हमास के सुरंगों के नेटवर्क में छिपता आ रहा था, लेकिन बुधवार को उसकी मौत उसे बाहर खींच लाई। इजरायली सेना की एक टुकड़ी रफाह में सामान्य गश्त पर थी, तभी उसकी मुठभेड़ 3 आतंकियों से हुई। इजरायली सैनिकों ने उनका पीछा किया तो वो आसपास की इमारतों की आड़ में मोर्चा लेते दिखे। इनमें से 2 आतंकी ढेर कर दिए गए, जबकि तीसरा घायल अवस्था में भागकर एक इमारत में घुस गया। इसके बाद इजरायली सेना ने ड्रोन भेजकर उसे लोकेट किया। ड्रोन कैमरे में वो आतंकी एक कुर्सी पर बैठा दिखाई दिया। उसने पास से एक छड़ी उठाकर ड्रोन पर मारने की भी कोशिश की। इसके बाद इजरायली सेना ने गोला दागकर उस आतंकी का काम तमाम कर दिया। यहां तक सब कुछ आम से सैन्य ऑपरेशन जैसा था, लेकिन जैसे ही इजरायली सैनिक पास पहुंचे तो उन्हें इस तीसरे आतंकी की शक्ल हमास सरगना याह्या सिनवार से हूबहू मिलती जुलती लगी। शक की पुष्टि के लिए शव की जांच होनी थी, लेकिन मलबे की वजह से पूरी बॉडी को तुरंत निकालना संभव नहीं था। इसलिए इजरायली सेना ने एक फैसला किया। उन्होंने शव की एक उंगली काटकर इजराइल भेजी, जहां डीएनए मिलान के बाद साबित हो गया कि मरने वाला सिनवार ही है। इसके बाद आनन फानन में भारी सुरक्षा के बीच सिनवार का शव इजराइल लाया गया। सिनवार के मरने की खबर से इजराइल के लोग सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाने लगे। उधर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी देश को संबोधित किया और कहा कि सिनवार की मौत युद्ध के अंत की शुरुआत है। 2.5 महीने में अपने 2 प्रमुखों को गंवा चुका हमास सिनवार की मौत से सन्नाटे में है। उधर जानकारों का मानना है कि सिनवार की मौत 1 साल से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष में इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। बड़ी सफलता है। हमारे साथ इस मामले पर विश्लेषण करने के लिए मौजूद हैं पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अनिल कुमार त्रिगुनायत जी। अनिल जी, अगर देखें तो कितनी बड़ी जीत, क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड तो माना ही जाता था, खान यूनुस का कसाई कहा जाता था। बड़े लंबे समय से आईडीएफ की कोशिश थी मार गिराए जाने की। जिस तरीके से वहाँ विजुअल्स आए, जश्न है, लेकिन एक तरफ जश्न तो दूसरी तरफ शहीद का दर्जा। कितनी बड़ी उपलब्धि इजराइल के लिए।
देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इज़राइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो उनके डिफेंस फोर्सेस हैं, वो बहुत ही प्रोफेशनल और दुनिया की मानी जानी फोर्सेस में से हैं। और ख़ास तौर से जो मोसाद उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका जो सारी दुनिया में उसको जाना जाता है। तो ये उनके लिए एक सबसे ह्यूमिलिएटिंग बात ये थी कि अक्टूबर 7 का जो अटैक हुआ 2023 में, वो किस तरह से हुआ और उसमें इतने सारे लोग बंधक बनाए गए, 12 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो ये उनके लिए बड़ा ह्यूमिलिएटिंग मोमेंट था। और मैं समझता हूँ कि पिछले 1 महीने में जो इज़राइल ने जिस तरह से हमास के लीडर्स को मारा, जिस तरह हिजबुल्लाह के लीडर्स को मारा, वो उनका वापसी जो अपनी एक उनकी पहचान है, उसको साक्षी करता है। तो ये इस्माइल हानिये जो को मारा था इन्होंने तेहरान के अंदर में, वो भी एक बड़ा लीडर था। और याह्या सिनवार जो है मेन इनका मिलिटेंट ग्रुप का जो सबसे बड़ा लीडर था, उसको मारना आज की डेट में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि जी। सुनने में ये कई बार हो चुका, ऐसी खबरें आई थी पिछली बार भी कि या तो वो छुप गया है या मारा गया है 1 महीने पहले। लेकिन उसके बाद वो फिर उभरा दोबारा, और आज अब ये पता लगा है डीएनए के इनके जो भी इंफॉर्मेशन आई है कि याह्या सिनवार जो मास्टरमाइंड था उस वक्त का, अक्टूबर 7 अटैक का, जी उसको उन्होंने मार अनिल जी, चाहे इस्माइल हानिया के मारे जाने की बात हो या फिर याह्या सिनवार की, एक शब्द कहा जाता है रक्त बीज, कोई ना कोई नया लेफ्टिनेंट जो है प्रमुख तो हो ही जाता है। कहाँ लड़ाई जाता दिखती है आपको? क्योंकि इजराइल ने कहा कि अंत की शुरुआत है और हमास ने कहा कि बंधकों को फिलहाल नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मेरा मानना एक और है। मेरा मानना यह है कि अगर इजराइल के लीडर्स ने अक्टूबर 7 के बाद ये रास्ता चुना होता, जिसका मतलब कि हमास के जो बड़े जितने भी लीडर्स थे, पॉलिटिकल या मिलिट्री, उनकी सबकी इंफॉर्मेशन इनके पास थी और है। अगर इन्होंने उस वक्त वो ख़त्म कर दिया होता तो वो 40-42 हज़ार जो इनोसेंट लोग मारे गए, जो दुनिया की सिंपथी इसराइल के साथ थी, वो चलती रहती। लेकिन उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग और इस तरह की जो एंटाई ह्यूमन अप्रोचेस करी हैं, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इसराइल की जो सिंपैथी थी लोगों की, वो काफ़ी ख़त्म हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उन्होंने काफ़ी को लॉस किया है। लेकिन आज उनको ज़रूर एक सेलिब्रेशन का मौका है, क्योंकि उन्होंने ये बदला अपना ले लिया है, इसमें कोई शक जी। की बात नहीं है। लेकिन ये रक्त बीज की बात जो आपने कही, तो ये देखिए, जब जिस तरह एक्सेसिव वायलेंस होती है, लोगों को जिनके इतने लोग मारे गए, जहाँ पर इतने घायल हुए हैं, इतने डिस्प्लेस्ड हुए हैं, तो वो लोग तो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो जो एक आइडिया है कि हमास को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हमास की जो आइडियोलॉजी है वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। तो आज नहीं, 2 साल बाद, 5 साल बाद हम लोग फिर से वही सिचुएशन फेस कर सकते वो हैं। बनी रहेगी। अनिल जी, एक चीज़ और, जब ये कल ये उपलब्धि हासिल हुई आईडीएफ को, अब देख रहे हैं उत्तरी इजराइल में सेनाएं ज़मीनी जो है ऑपरेशंस को काफ़ी तेज़ कर दी हैं, हिजबुल्लाह पे आक्रमण बड़ी तेज़ हो गए हैं, ज़मीनी हमले बहुत तेज़ हुए हैं। क्या देखते हैं ये पूरे खत्ते में जो ये पूरी की पूरी लड़ाई है, ईरान समर्थित तो है ही है, लेकिन फिलहाल ये निशाने कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए जंग तेज़ होती दिखेगी? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा मानना यह है कि जो इन्होंने हिजबुल्लाह की सारी टॉप लीडरशिप को, मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को मारा, ये एक तरह से इंटेलिजेंस के लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली अभी क्या हो गया है कि जो छोटे कमांडर लोग हैं, उनके पास असला बहुत ज़्यादा है, मिसाइल्स और ये वो। तो इसीलिए जो लड़ाई तेज हुई है, उसका कारण ही ये है कि अब वो इंडिविजुअली अपने आप डिसीजन लेके, और जब वो पेजर अटैक्स वगैरह हुए थे, तो उससे उनका कमांड कंट्रोल सिस्टम काफ़ी कुछ खत्म हो गया और वो एक डिसरे में है कम्प्लीटली। तो आज की डेट में एक ऑर्डिनरी कमांडर जो वहाँ पर बैठा है, वही डिसीजन ले सकता है। तो वो दाग रहा है वहाँ पर इसराइल के ऊपर में मिसाइल एक के बाद एक। तो ये हो सकता है कि किसी ना किसी तरह, अगर ये युद्ध फिर से एक गुरिल्ला वॉर के रूप में बढ़ता है, जैसा कि पहले हमने देखा 2006 में, तो इसराइल के लिए और भी बड़ा खतरा है। जी। ये नहीं है कि आप वॉर को देखिए, जब लड़ाई एक स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच में होती है, तो उनके रूल्स और एंगेजमेंट भी डिफरेंट होते हैं। और इसीलिए 1 साल से ऊपर का समय हो गया है इसराइल को लड़ते हुए हमास के साथ, तब जाके उनको जो भी सफलता मिली। लेकिन आज भी पूरी तरह से हमास खत्म नहीं हुआ है। तो इधर हिजबुल्लाह जो सबसे ताकतवर था, उनके लीडर्स खत्म हो गए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह आउटफिट्स
उनकी जो फोर्सेस हैं, उनका जो असला है, वो सब तो वहीं का वहीं है, और वो अटैक भी करते जा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं उससे। जी। तो आसान मैं नहीं समझता ये उनके लिए हो पाएगा। अनिल जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे। लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग लोगों के अपने आकलन हैं। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह, हमास, हूती, ये जब तक इन पर कोई नकेल नहीं कसी जाती, लेकिन जब नकेल कसे जाने की बात आती है तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमले नहीं किए जाएंगे, ऑयल इंस्टॉलेशंस पर हमले नहीं किए जाएंगे, इस तरीके की बातें अमेरिका करता है। एक ये भी कहा जा रहा है कि इतना लंबा युद्ध खींचा जाना, ये कोई जियोपॉलिटिक्स या फिर कोई इकोनॉमिक एस्पेक्ट, क्या इस तरीके की भी कोई स्थितियां हैं? देखिए, सीधी सी बात यह है कि जैसे हम कहते हैं कि ईरा ऑफ शॉर्ट वॉर इज ओवर, ये हमने देख लिया। जहां पर रशिया यूक्रेन का वॉर 3 साल से ऊपर हो गया, एक सुपर पावर और एक मीडियम कंट्री के साथ में। इधर हम स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर के बीच, इसराइल और हमास के बीच की लड़ाई देख रहे हैं, जिसमें 1 साल से ऊपर हो गया। इसराइल की आर्मी जो है मिडल ईस्ट की सबसे स्ट्रांगेस्ट आर्मी मानी जाती है, सबसे जी। बड़ी इंटेलिजेंस मानी जाती है, उसके लिए भी 1 साल से ऊपर हो गया है। तो ये एक छोटे मोटे ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर आपको पार पाना इतना मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात रही ईरान की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान उनको सपोर्ट करता है, उसके पार्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट भी करता है, और अभी भी उसने कहा है कि वो रेसिस्टेंस, जो भी रेसिस्टेंस बोलते हैं, उसको उसको वो सपोर्ट करते जाएंगे। लेकिन वॉर, जब अमेरिका का रोल जो है सबसे अहम है इसके अंदर, जी। दूसरे के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल को ये रोक सके, लेकिन वो भी नहीं रोक पाया है अब तक, हमने देखा है कई बार। और उसके चलते ऑर्डिनरी लोग जो हैं, हमास को भले ही आपने उनके जो ग्रुप्स हैं, आउटफिट्स हैं, उनको ख़त्म कर दिया हो, लेकिन ऑर्डिनरी लोगों ने भी उसकी कॉस्ट पे करी है। कहीं ना कहीं उसकी जो कीमत है वो आम आदमी चुकाते हैं, और वो मानवीय आधार पर मानवीय सहायताओं की आपूर्ति के लिए यूनाइटेड नेशंस और भारत समेत हम हर एक राष्ट्र इसके लिए प्रयासरत रहता है। हम चर्चा जारी रखेंगे और ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान के क्या कुछ हालात हैं वहाँ पर। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं इजराइल में हमास के चीफ याह्या सिनवार की मौत के बाद उपजे हालात की। हमारे साथ है पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अनिल त्रिगुणायत जी हमारे साथ हैं। अनिल त्रिगुणायत जी, से पहले हम चर्चा कर रहे थे किस तरीके से वहाँ की टॉप लीडरशिप ख़त्म होने के बाद भी लगातार मुसलसल जंग जारी है। अगर बात करें लेबनान की, तो हिजबुल्लाह पर भी तेज़ हमले कर दिए हैं इसराइल ने। साथ ही साथ वहाँ की आवाम से भी अपील की है, उत्तरी इसराइल में भी अब आवाम से अपील की है कि इलाके खाली कर दिए जाएँ। अब जबकि एक कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ आत्मविश्वास दिखता है याह्या सिनवार के जाने के बाद, तो लड़ाई और तेज़ होती दिखेगी इन दोनों क्षेत्रों में। देखिए, वो कहते हैं ना कि बंद होने से पहले थोड़ी और बढ़ेगी, लेकिन इस वक्त इजराइल का जो मेन ये है, अगर उनका भी यही उम्मीद है कि हम पूरे हिजबुल्लाह को ख़त्म करेंगे, उनके मेन लीडरशिप को,
और काफ़ी अंदर तक जाने का प्लान है, तो वो एक बड़ा आसान उनके लिए नहीं होगा। और उन्होंने पहले भी डिफीट खाई है, हमने देखा है 2006 में भी जो हुआ, 82 में भी जिस तरह से हुआ। तो हिजबुल्लाह एम्बेडेड है वहाँ पर, और हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो कोई बाहर से तो नहीं आए, लेबनीज हैं। लेकिन इस वक्त में जो कि उनकी लीडरशिप की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है कि वो भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी सीज़ फायर हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका इस वक्त पूरी तरह उलझा हुआ है अपने इलेक्शंस के बीच में, और अमेरिका ही एक ऐसा मुल्क है जिसके पास ये पावर है कि वो किसी भी तरह से दोनों साइड्स के लिए कुछ कर सकता है आगे। और इसीलिए वो सीज़ फायर में भी आप देखिए इजराइल और कतार के साथ में लगातार लगे रहे हैं। तो कोशिश की है, लेकिन उनके चूँकि डबल अप्रोच है और इजराइल की सेफ्टी, सिक्योरिटी, राइट टू डिफेंड जो है उनका प्राइमरी मोटिव है फॉरेन पॉलिसी का मिडिल ईस्ट में, तो उसके चलते लिमिटेड मैं कहूँगा सक्सेस है। लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा किस तरह से होता है। लेकिन लेबनान की लड़ाई, लेबनीज पीपल जो हैं, जो ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रहे हैं, वो ये और इजराइल की लड़ाई के बीच में पिस जा रहे हैं दोबारा से। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, बहुत सारे सीरिया चले गए जो सीरिया से भाग के आए थे, उनके ऊपर जाते हुए भी उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो वॉर में सभी कुछ जायज़ माना जा रहा है आज की डेट में, और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन हैं वो बिल्कुल टोटली इनफेक्टिव हो गए हैं, वो कोई रोल नहीं अदा कर पा रहे हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो उनकी भूमिकाएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं विफल दिखती हैं। त्रिगुणायत जी, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे, रुख करेंगे पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी उबाल है नागरिकों में। पाकिस्तान के लाहौर में कथित दुष्कर्म की घटना से पाकिस्तान की आवाम में उबाल आ गया है। हज़ारों स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए, स्कूल कॉलेजों में पंजाब प्रांत में ताला डाल दिया गया। हज़ारों स्टूडेंट्स अभी भी सड़क पर हैं। सरकार ने उन्हें रोकने के लिए लाठियाँ चलाई, हवाई फायरिंग की, लेकिन हटने के लिए युवा तैयार नहीं है। वहीं सरकार ने हाईकोर्ट में दावा किया है कि अभी तक किसी भी छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने नहीं आया है। फिलहाल वहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सोशल मीडिया से निकली कथित रेप की चिंगारी पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के कई शहरों को झुलसा रही है। छात्र सड़कों पर है और कथित दुष्कर्म मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसी किसी भी घटना से इनकार करती है। स्कूल कॉलेजों में ताला और सड़कों पर बवाल कुछ महीने पहले बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन की याद ताजा करा दी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही लाहौर के एक निजी कॉलेज में एक छात्रा के साथ दरिंदगी की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। कॉलेज में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की और छात्रों ने कथित पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारी छात्रों के आक्रोश को शांत कराने के लिए पुलिस ने कथित आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, फिर भी छात्र डटे रहे। लाठीचार्ज और सैकड़ों छात्रों को हिरासत में लिए जाने की घटना ने आग में घी का काम किया और दूसरे शहरों के छात्र भी इनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए और एक के बाद एक शहर धू धू कर जलने लगे। पुलिस प्रशासन और सरकार पूरे मामले को कोरी अफवाह बता रही है। मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि अब तक किसी भी तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है और प्रदर्शनकारी छात्रों के पास कोई सबूत नहीं है। सीएम मरियम नवाज घटना को राजनीतिक साजिश बता रही हैं। उनका दावा है कि जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस दिन लड़की कॉलेज आई ही नहीं थी। लड़की पहले से ही आईसीयू में भर्ती है। उधर घर वालों का सुर भी सरकार से मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घर वालों पर सरकार का दबाव है। सरकार का दावा कुछ भी हो, हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। पूरे पंजाब में धारा 144 लागू कर दी गई है। शनिवार तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सच्चाई जो भी हो, जांच और अदालत में सामने आ जाएगी, लेकिन लोगों में भारी आक्रोश इस बात का इशारा है कि आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे पाकिस्तान का युवा हताशा और निराशा के एक ऐसे बारूद पर बैठा हुआ है जो कभी भी बांग्लादेश की तरह फट सकता है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और आसपास के इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति। हमारे साथ हैं अनिल कुमार त्रिगुणायत जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक और वैश्विक मामलों के जानकार। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, पुष्टि नहीं हुई है, कथित तौर पर यह कहा जा रहा है, छात्रों के अपने दावे हैं, सरकार के अपने दावे हैं। फिलहाल प्रदर्शन की जो इंटेंसिटी है, प्रदर्शन की जो स्थिति है, जो युवाओं का आक्रोश है, वो एकदम फौरी इसी घटना से ही लगता है या फिर एक लंबा जो अंतराल रहा है वहाँ पर, चाहे वो बदहाली का हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति का हो, वो कहीं एक्युमुलेट होकर अब लोगों का निकलता हुआ दिख रहा?
नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक घटना तो है, और आज की डेट में न्यूज़ इतनी फास्ट सोशल मीडिया की वजह से पहुंचती है कि हर आदमी की सेंसिटिविटी पे अटैक कर सकती है ये बात। अब सच है नहीं है ये तो हम लोग नहीं जानते हैं जी। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है और स्टूडेंट्स किस वजह से भड़काएं, लेकिन कई बार इंफॉर्मेशन फैलती है और उस इंफॉर्मेशन के चलते हुए कोई वेरीफाई भी नहीं करना चाहता, एक मॉब मेंटेलिटी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर उस छात्रा के साथ इस तरह हुआ है तो ये बड़ा दुष्कर्म है और इसके खिलाफ एक्शन पूरी तरह से लेना चाहिए, वहाँ ले भी रहे हों। जी। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की माली हालत सालों से खराब है और वहाँ की सरकार जो है बजाय इसके कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दे, जो वहाँ की डीप स्टेट है और सरकार है वो सिर्फ किसी ना किसी तरह से जो टेरर ग्रुप्स हैं वहाँ के उनको पालने में, उनको पनपाने में, उनको करने में, और फ्यूडल स्टेट है तो वो उनका ज़रूर सपोर्ट करते रहते हैं हमेशा। तो सारा जो रिसोर्सेज है वो मिलिट्री की तरफ उस तरफ डाइवर्ट होता रहता है बजाय सोसाइटल डेवलपमेंट के, और ये सबसे बड़ी एक समस्या उस मुल्क के अंदर। और उसी का मैं समझता हूँ जो हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ कंबाइन हो जाती है। ऐसे में लोगों के अंदर रुष है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई है। तो ये अनिल जी, हाँ, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जिस तरीके की टिप्पणियाँ आई, मरियम नवाज ने कहा कि ये पीटीआई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं की अफवाह है, या जिस तरीके से राजनीतिक रस्साकसी वहाँ पर चलती रहती है। आर्थिक हालात तो नहीं सुधर रहे हैं, वहाँ के नेताओं के अपने सियासी हालात भी नहीं सही हो रहे हैं। किस तरीके से वहाँ पर पीटीआई कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है, किस तरीके से इमरान खान की स्थिति है, क्या रूप देखते हैं? दोनों इंटर रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति और सियासी स्थिति दोनों संभाल कर चलना बेहद श्रेयस्कर होगा वहाँ। देखिए, होना तो यही चाहिए। आइडियल सिचुएशन तो यही होती है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन साथ साथ हो, ताकि एक सोसाइटी जो है, पब्लिक है, उसकी जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन सरकार से होती हैं वो पूरी होती रहे। और इस तरह की सिचुएशन से लेकिन बाहर निकलना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये एक काफ़ी दिनों से एक्यूमुलेट होती ही एक समस्या है, और वो आज इस स्टेट पे आ गई है कि पाकिस्तान की माली हालत इतनी ख़राब है। IMF लोन्स की कंडीशंस होती हैं, वो भी कोई बहुत सिंपल कंडीशन नहीं है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पॉलिटिशियंस तो हैं जो हैं, लेकिन वहाँ की मेन जो सबसे बड़ा करता धरता लोग हैं वो है वहाँ की डीप स्टेट, जो वहाँ की इंटेलिजेंस, वहाँ की मिलिट्री, वही सब, और वही इस बात में कंट्रोल भी करती है। सबसे ज़्यादा बजट का भी पैसा उन्हीं के पास जाता है इस तरह का। तो मैं समझता हूँ कि ये सब मिलजुल करके अगर काम करेंगे तो जरूर सिचुएशन को किसी न किसी हद तक। लेकिन अगर वही पुरानी पॉलिसी, भारत के खिलाफ लड़ना, टेररिज्म को प्रमोट करना और ये सब चलता रहेगा, तो वहाँ के आवाम का कोई फायदा इससे होने वाला नहीं। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने देखा वहाँ पर सेना मुख्यालय पर हमला हुआ, जब पाकिस्तान में सियासी हलचल काफ़ी मची हुई थी, इमरान खान को रोका जा रहा था, उस समय सेना भी अपना कहीं ना कहीं जनता में वो रसूख अपनी खोती हुई दिखती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आक्रोश दिखता जा रहा है। और सरकार सेना की कठपुतली तो रहती ही है, लेकिन सेना का भी रसूख वहाँ कम होता नज़र आता है। देखिए, ये बात सच है। इसमें जब जनता जागती है ग्रास रूट लेवल के ऊपर में, तो वो ऐसा उफान होता है उसको ना कोई नहीं रोक सकता है। हमने देखा हर एक मुल्क के अंदर इस तरह हुआ, या तो फिर आर्मी हाथ खड़े कर देती है। आफ्टर ऑल आर्मी कोई इंसान ही है ना, उसमें सोसाइटी के लोग हैं, वो भी देखते हैं कि क्या खराबियां हैं सोसाइटी के अंदर, क्या गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है, किस तरह की सिचुएशन है, तो ऐसा भी होता है। तो ये हमने देखा बहुत बार। अब आपने देखा कि बांग्लादेश में हमारे पड़ोसी मुल्क में आर्मी ने मना कर दिया उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए, तो गवर्नमेंट पलटी गई। लेकिन यहाँ पर तो गवर्नमेंट जब ही बन सकती है जबकि उनके पास में आर्मी की ब्लेसिंग्स हो, तो उसी की वजह से जब बनती है वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की यही एक बड़ी समस्या है, और उस समस्या का निवारण कब होगा, कैसे होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। जो नीतियां हैं आतंकवाद के पोषण की, उसको छोड़कर कहीं ना कहीं आवाम के हित में फैसले ले, यही सरकार के लिए श्रेयस्कर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल त्रिगुड़ाई जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से अपनी जानकारी साझा करने के लिए। और खबर दुनिया में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना,
कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबर दुनिया में वक्त हो चला है दुनिया भर की अहम सुर्खियों को, तो आपको छोड़ जाते हैं दुनिया भर की अहम सुर्खियों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22-23 अक्टूबर 2024 को रूस की यात्रा करेंगे। पीएम कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस पूर्वी यूक्रेन में अपनी पकड़ लगातार मजबूत करता जा रहा है। रूसी सेना उत्तर पूर्वी शहर कुपियांस्क के बहुत करीब पहुंच चुकी है। शहर पर रूसी सेना के कब्जे से पहले यूक्रेन ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि रूस यूक्रेन में शांति चाहता है। दक्षिण कोरिया ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की सहायता के लिए उत्तर कोरिया ने अब तक अपने 12,000 सैनिक भेजे हैं। गहराते पश्चिम एशिया संकट के बीच जॉर्डन के दौरे पर पहुंची इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गाजा में युद्ध विराम और हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई को लेकर चर्चा हुई।